स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इस बुलेटिन में और खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। और सबसे पहले बात कोरोना की करेंगे तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और उनकी इस रिपोर्ट के बाद बीजेपी नेताओं में हड़कंप है, क्योंकि पिछले दिनों बहुत सारे नेताओं से वो मिले थे और फिलहाल बीजेपी ऑफिस को सील कर दिया गया है। तो कोरोना पॉजिटिव आने से पहले भगत लगातार एक्टिव रहे हैं, कई बैठकों में शामिल रहे हैं, वहीं कई कार्यक्रम में भी वो मौजूद थे। तो 21 अगस्त को भगत ने के गृह प्रवेश में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ कई नेता शामिल हुए थे। तो जो नया आवास मिला था वहां जब उनका गृह प्रवेश था तो वहां भी सब लोग गए थे। वहीं 23 अगस्त को भी पार्टी कोर ग्रुप की बैठक में बंशीधर भगत शामिल हुए थे। बैठक में सीनियर लीडर भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद तीरथ सिंह रावत, राष्ट्रीय सह महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू, सांसद अजय टम्टा, तीनों महामंत्री नरेश बंसल भी मौजूद थे। तो ऐसे में अब हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों के संपर्क में आए थे और अब जबकि कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो फिलहाल ऑफिस को भी सील किया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत कोरोना पॉजिटिव आए हैं। उनके बेटे विकास भगत भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। विकास भगत हल्द्वानी में एडमिट है, बंशीधर भगत देहरादून में मौजूद है। कब उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा, घर में ही उन्हें होम क्वारंटीन किया जाएगा, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि बंशीधर भगत कोरोना पॉजिटिव आए हैं। 21 तारीख को गृह प्रवेश हुआ था उनका यमुना कॉलोनी के इस आवास में और उसके बाद उनसे तमाम लोगों ने मुलाकात की। 2 दिन पहले की बात करें तो विधानसभा स्पीकर से उनकी मुलाकात हुई, पत्रकारों से उनकी बातचीत हुई, रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्ट से उनकी मुलाकात हुई, वो उनके साथ मौजूद रहे। तो अब सवाल होगा कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में किस किस को क्वारंटीन होना पड़ेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि कई बार बंशीधर भगत बिना मास्क के नजर आए जगह अलग अलग जगहों पर। इसको लेकर कांग्रेस ने तमाम राजनीति भी की, तमाम बातें भी खड़ी हुई। लेकिन अब जो बात सामने आई है, सबसे बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड की ये कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत कोरोना पॉजिटिव आए हैं और 21 तारीख को इस आवास पर गृह प्रवेश के दौरान खुद मुख्यमंत्री, तमाम वीवीआईपी, कई विधायक मौजूद रहे। तो अब देखना होगा कि किस किस को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में लिया जाता है। लेकिन बड़ी खबर यही कि बंशीधर भगत और उनके बेटे विकास भगत कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। कैमरों से राकेश रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। तो बतौर प्रदेश अध्यक्ष काफी सारे कार्यक्रमों में शामिल होते। इन सबके बीच विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी खुद को आइसोलेट कर लिया है, क्योंकि वो भी बंशीधर भगत से संपर्क में आए थे, उनके साथ कई बार मिले जुले थे। तो ऐसे में प्रेमचंद अग्रवाल ने भी खुद को आइसोलेट कर लिया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय बंशीधर भगत जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और चूँकि परसों मेरे से मिलने यहाँ मेरे शासकीय आवास पे आए भी थे, तो मैंने भी निर्णय लिया कि मैं अभी कुछ दिन तक, जब तक मैं अपना टेस्ट नहीं करा लेता, अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर रहा हूँ। और वहीं अभी पार्टी में लौटे कुंवर प्रणव चैंपियन को भी क्वारंटीन हो गए हैं, क्योंकि 24 अगस्त को जब बीजेपी में वापसी थी तो उस वक्त खुद बंशीधर भगत ने उनको पार्टी में वापसी के दौरान मौजूद थे। तो ऐसे में 24 अगस्त को जो मुलाकात हुई थी उसके बाद प्रणव चैंपियन भी क्वारंटीन हो गए हैं। और बीजेपी के कार्यालय को 2 दिन के लिए सील कर दिया गया है। 2 दिन तक पूरे ऑफिस के सैनिटाइजेशन का काम होगा और उसके बाद ही इस ऑफिस को खोला जाएगा, क्योंकि लगातार यहां भी आना जाना था बंशीधर भगत का। तो इसको देखते हुए 2 दिन के लिए ऑफिस सील रहेगा। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड प्रदेश कार्यालय को कोरोना से बचाव की दृष्टि से 2 दिन के लिए बंद किया गया है और इन 2 दिनों में कार्यालय को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। और वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने बंशीधर भगत के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए कहा है कि जब वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाएं तो लापरवाही जिस तरह से उन्होंने बरती है इससे पहले उस पर एक्शन होना चाहिए। वहीं बीजेपी कह रही कि किसी तरह की कोई लापरवाही कहीं नहीं बरती गई, कोरोना किसी को भी हो सकता है। ऐसे कोविड-19 में अगर विपक्षी कुछ करते हैं तो उनके खिलाफ आप जो है वो मुकदमे दर्ज कर देते हो और अपने लोगों को छोड़ देते हो। यहाँ तक कि खुद मुख्यमंत्री जो है किसी कार्यक्रम में गए तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है वो बिना मास्क के वो खड़े थे, उनके खिलाफ और उनके अध्यक्ष के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि कोई लापरवाही नहीं है, कोई ऐसा नहीं सोचता है कि मुझे कोई बीमारी आए, किंतु क्या करें, जनप्रतिनिधि को कम से कम जनता के बीच में भी जाना चाहिए और किंतु सावधानियां बरतने की आवश्यकता है इस समय।
हम सबको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। खटीमा में नानकमत्ता विधायक प्रेम सिंह राणा के सामने एक बीजेपी नेता ने तलवार से पूर्व बीजेपी मंडल अध्यक्ष पर हमला कर दिया। घटना विधायक के सामने होने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। घायल बीजेपी कार्यकर्ता को विधायक और कार्यकर्ता सिविल अस्पताल लेकर आए हैं। धारदार हथियार से हमले की वजह से धन सिंह सामंत घायल हुए हैं। झनकट मंडल के बीजेपी महामंत्री रोशन पर तलवार से हमला करने का आरोप लगाया है। वहीं अपने सामने जानलेवा हमला होता देखने वाले विधायक फिलहाल इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। तहरीर देंगे, ये तो जानलेवा हमला भी तो मैं मर जाता, आपके सामने होता ही नहीं। वो तो मैंने जब देखा वो तलवार लेके जैसे वार कर रहा था, उधर कुर्सियाँ पड़ी थी जिसमें बैठा था, मैंने खड़ी करी, कुर्सी के टुकड़े टुकड़े हुए और तलवार जो है ये इधर पर है। वो इनको बाएं हाथ में गंभीर चोटें लगी हुई हैं, जिसमें इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये तलवार से लगी। और आगे बढ़ेंगे खबर नैनीताल से, जहां बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नितिन कार्की ने जिला प्रशासन पर धार्मिक उन्माद फैलाने का गंभीर आरोप लगाया है। इसको लेकर नितिन कार्की ने मुख्यमंत्री को बाकायदा चिट्ठी लिखी है। नितिन का कहना है कि नैनीताल जिला प्रशासन एक धर्म को छूट दे रहा है, जबकि दूसरे धर्म के साथ कोई रियायत नहीं बरती जा रही है। कार्की ने कहा कि पहाड़ की कुलदेवी नंदा के दर्शन तक लोग नहीं कर पाए। अब कुमाऊं कमिश्नर का कहना है कि कोविड नियमों के चलते सभी को रोका जा रहा है। इसमें सरासर गलती जो है वो प्रशासन की है, किसी व्यक्ति विशेष या किसी व्यक्ति धर्म की नहीं है। क्या मांग केवल इतना है कि जो इस प्रकार की जो कृत्य हो रहे हैं इन पर अंकुश लगना चाहिए और सभी के लिए समान रूप से एक ही पॉलिसी पर काम होना चाहिए, जिससे हमारे श्रद्धालु हैं उनको भी वो भी उसका अवसर का लाभ ले सकें। दर्शन डायरेक्टली नहीं भी हो रहा है तो इनडायरेक्टली भी उनको सारी पूजा पद्धति बाकी चीज़ों में शरीक होने का इनडायरेक्टली मौका मिल सके, उस तरह की व्यवस्थाएं उनकी सहमति से, आयोजन समिति की सहमति से की गई है। और खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के भाई का जो एक WIC क्लब है उसको सील कर दिया गया है। ये काफी विवादों में क्लब रहा है, इसे सील कर दिया है। MDDA की टीम ने क्लब को सील किया है। बताया जा रहा है कि क्लब में नियमों के खिलाफ निर्माण कराया गया था, जिसके बाद इसे सील किया गया है। तो कांग्रेस के नेता किशोर उपाध्याय के भाई सचिन उपाध्याय का क्लब है, जिसमें नियमों के खिलाफ निर्माण हुआ और फिलहाल इसे सील कर दिया गया है, जो राजपुर रोड पर स्थित है। और बात करेंगे बीजेपी विधायक महेश नेगी की, जिन पर एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। लेकिन हैरानी की बात है कि एक हफ्ते से ज्यादा वक्त बीत गया है, लेकिन महिला की शिकायत पर कार्रवाई तो दूर, देहरादून पुलिस ने अब तक मुकदमा भी दर्ज नहीं किया है। और अब राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। प्रदीप टम्टा का कहना है कि सरकार अपने विधायक को बचा रही है। आखिर राज्य की सरकार दोहरे और देहरादून के दोहरे मापदंड क्यों अपना रही है? विधायक की पत्नी के कहने पर एक मामला दर्ज हो जाता, उसमें इंक्वायरी होती है और जिस महिला के मेरा यौन शोषण हुआ है, मेरे खिलाफ उत्पीड़न हुआ है, उस पर आज के दिन तक कोई कार्रवाई, कोई फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं लगी। आखिर पता कैसे चलेगा कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? रामनगर में 33 में से 27 BTG सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है और ये सभी सदस्य BDO नारायण भट्ट की कार्यप्रणाली से नाराज हैं। इन सदस्यों ने शनिवार को ज्येष्ठ प्रमुख संजय नेगी की अगुवाई में अपने त्यागपत्र ADO पंचायत को सौंप दिए। आरोप है कि BDO क्षेत्र पंचायत सदस्यों के सभी काम में अड़ंगा लगाते हैं, उनमें रोक टोक करते हैं और कई बार की बातचीत के बाद भी उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। और इससे मजबूर होकर 33 में से 27 BDC सदस्यों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। प्रभारी BDO हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि क्षेत्र पंचायत सदस्य मनरेगा से काम नहीं करेंगे। क्षेत्र पंचायत सदस्य जब तक अपनी फाइलों में जो कार्य योजना की फाइलें होती हैं उन फाइलों में प्रधान जी के साइन करवा के नहीं लाएंगे, तब तक मैं इन फाइलों पर साइन नहीं करूंगा। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जिसमें हमारे कार्यों में, जो विकास के कार्य हैं उन कार्यों में BDO साहब द्वारा अड़ंगा लगाया जा रहा है। और अब एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें गुलदार सड़क के किनारे टहलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये वायरल वीडियो है और बताया जा रहा है कि नैनीताल के भवाली को जोड़ने वाली सड़क का ये वीडियो है, जहां आधी रात को गुलदार की चहलकदमी दिखी और एक राहगीर ने अपने कैमरे में कैद की है। तो सड़क के किनारे जो सेफ्टी पिलर्स बने हैं उस पर चलते हुए गुलदार लगातार आगे बढ़ रहा है। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं है कि वाकई में जिस जगह का दावा किया जा रहा है वहीं की ये तस्वीरें हैं, लेकिन एक वीडियो सामने आया है जिसमें गुलदार एक सड़क पर चलता हुआ नजर आ रहा है।
जेईई और नीट की परीक्षा को लेकर राजनीति भले ही शुरू हो चुकी है, लेकिन उत्तराखंड में छात्र परीक्षा के पक्ष में नजर आ रहे हैं। 5000 से ज्यादा छात्र हैं जो एग्जाम कराने को लेकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करवा चुके हैं। छात्रों ने बताया कि पहले ही हमें 4 महीने का समय मिल चुका है और जो बच्चे अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं वो सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द परीक्षा हो जाए। जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं डेफिनेटली होने चाहिए और इसी टाइम होने चाहिए, क्योंकि 4 महीने वैसे भी एक्स्ट्रा मिल चुके हैं और इसके लिए हमें काफ़ी प्रिपरेशन का टाइम मिल चुका है, तो लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो इसमें सरकार को ऐसा प्रिकॉशन लेने चाहिए और हम भी अपनी तरफ से पूरे प्रिकॉशन लेंगे। मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए और SOP प्रॉपरली फॉलोड होनी चाहिए ड्यूरिंग एग्ज़ाम। एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। हाँ, ये कोविड समस्या है, तो इस समस्या का कोई अभी लास्ट डेट तो आया नहीं है कि इस दिन तक ये ख़त्म हो जाएगा। इसके वजह से हम उन बच्चों को जिन्होंने कई सालों से तैयारी करते आ रहे हैं, कठिन मेहनत कर रखे हैं, और उनको अगर हम लक्ष्य नहीं बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम इस साल होगा तो या इस तारीख को होगा, तो उनके भी प्रिपरेशन पर असर पड़ता है। वो मानसिक रूप से बहुत तनाव में हैं वैसे बच्चे। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार की नाक के नीचे कमीशनखोरी का खेल चल रहा है। वहीं बीजेपी कह रही है कि किशोर उपाध्याय को उनकी पार्टी में तवज्जो नहीं मिल रही, इसलिए मीडिया में आने के लिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। 60% तक जो है वो कमीशन खाया जा रहा है। विधायकों को ये कह दिया गया है कि साहब अपने विधानसभा क्षेत्रों को लूटने का काम करिए, और जब तक ये लोग नहीं कहेंगे तब तक किसी दूसरे को जो है ठेका नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह की अगर स्थिति हो गई है तो मेरे ख्याल से ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और देवभूमि, जिस भूमि ने गंगा पैदा की है, माँ गंगा, वहाँ ये स्थिति हो डबल इंजन में, तो मेरे ख्याल से सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है। किशोर उपाध्याय जी किशोर जी जैसी बातें करते हैं और उनका जो तथ्य है, उनके जो बातों का सारांश है, उनकी ही पार्टी उनको समझ नहीं पाती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर आक्षेप लगाने से पहले अपने आप में सोचें कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। चलिए, तो अब चुनाव से पहले हर एक नेता वाकई में ये जरूरी भी है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर अब बहुत तेजी से कर रहा है और अपने अपने तरीके से सामने आने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में बात करें नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय की, तो कुछ बदले से तेवर उनके नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। 2022 की हलचल के बीच नेता नई ऊर्जा में दिखने लगे हैं। उम्र के लिहाज से प्रदेश में कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय भी इस हलचल के बीच जोश में हैं। अधिकतर हल्द्वानी तक अपनी राजनीति को सीमित रखने वाली मैडम इंदिरा हृदय अब सड़कों पर उतरने का ऐलान कर रही हैं, जिसके लिए वो उम्र को भी मात देने का दावा कर रही हैं। उम्र को कौन पूछ रहा है? अभी तो निर्वाचित हूँ, 22 तक तो वैसे ही निर्वाचित हूँ। तो मुझे अगर निर्वाचित हूँ और नेता प्रतिपक्ष भी हूँ तो प्रतिपक्ष भी घूमना है। उम्र भी खत्म हो जाती है जब जोश और जज्बा होता है। दरअसल इंदिरा की ये हलचल यूं ही नहीं है, इसके पीछे उनकी वो हसरत है जो पिछले 20 सालों से दिल में लिए वो घूम रही हैं। और वो हसरत इंदिरा के करीबी कांग्रेस कार्यकर्ता पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। अगर इंदिरा जी इस प्रदेश की मुखिया बनती है तो मेरा मानना है कि जो हमारा उत्तराखंड प्रदेश है पूरे भारतवर्ष में बड़ी तीव्र गति से तरक्की करेगा और जो उत्तराखंड का नाम भारत के टॉप राज्यों में आएगा। हालांकि अभी तय नहीं है कि 2022 के चुनाव में कांग्रेस कोई चेहरा देगी या सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन इसके बावजूद नेताओं के बीच खुद को नेता घोषित करने की होड़ रुकने का नाम नहीं ले रही है और इंदिरा दीदी भी इससे अछूती नहीं है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। और देहरादून से है महत्वपूर्ण खबर, जहां कुंभ की तैयारियों को लेकर बैठक शुरू हो गई। 13 अखाड़ों के संतों के साथ बैठक चल रही है। तो 2021 में जो कुंभ होने वाले हैं उसकी तैयारियों को लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारे काम ऐसे हैं जो काफी अपने समय से पीछे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। अखाड़ा परिषद के पदाधिकारी और संत समाज के साथ ये बैठक चल रही है।
तो पहले बीच में ये बात भी आई कि कुंभ के समय को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन संतों ने स्पष्ट कहा कि जो वक्त जब का है वो तभी होगा। तो फिलहाल ये तो तय है कि 21 में ही कुंभ होने जा रहा है, लेकिन कोरोना काल में जो अस्थायी निर्माण होने थे, फिलहाल वो काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। तो ऐसे में कोरोना की तमाम परेशानियों के बीच कुंभ से पहले तैयारियों को कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे समय पर सारी चीजों को पूरा किया जाए, इसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक है। तो 13 अखाड़े के संत इसमें शामिल हैं और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कुंभ की तैयारियों को लेकर ये बैठक देहरादून में शुरू हो चुकी है। चलिए, तो अब चुनाव को लेकर भी हर कोई पार्टी एक्टिव मोड में है। बीजेपी में विधायकों की परेशानी अब सामने आने लगी है। शुक्रवार की बात करें तो देहरादून के विधायक हॉस्टल में बैठक हुई, जिसमें चुनाव से पहले काम तेज करने को लेकर बात हुई, क्योंकि कोरोना से हुए आर्थिक नुकसान की वजह से कई जगह काम नहीं हो पा रहे हैं। तो शुक्रवार को हुई बैठक में सीनियर नेता बिशन सिंह चुफाल, पूरण फर्तियाल, दीवान सिंह बिष्ट, विनोद कंडारी मौजूद रहे। न्यूज 18 से बातचीत में बिशन सिंह चुफाल ने माना कि अब काम करने का वक्त है, इसलिए विधायक मुख्यमंत्री से इस पर बात करेंगे। विधायक बराबर भी मिल रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, आपस में बैठे हैं। आज नहीं कोई नया नहीं है। जब भी इधर आते हैं देहरादून में, ट्रांजिट हॉस्टल में रहते हैं, तो हम लोग बैठते हैं, तो आपस में विचार विमर्श करते हैं कि इस समय तो विचार विमर्श का जो मुद्दा भी है कि प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमने कहा कि जो विकास कार्यक्रम हमारे अधूरे जो रुके हुए हैं, उन विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री से मिलेंगे और इनको नई योजना बनाए और प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसे सुधार सकते हैं, अपने सुझाव देंगे। अल्मोड़ा के कोसी स्थित आईटीबीपी के कैंप के 34 जवान कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिसके बाद आईटीबीपी के कैंप में हड़कंप मचा हुआ है और बाकी जवानों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं। तो जिले में अब तक 511 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 2 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आज आईटीबीपी में हमारे 34 केसेस पॉजिटिव आए हुए हैं, अभी और कुछ रिपोर्ट्स आने बाकी हैं। तो मेरा कहना है कि कोरोना का प्रकोप तो बढ़ता ही जा रहा है और हम लोगों ने डरना नहीं है, लड़ना है कोरोना से। हम सावधानी बरतें, खासकर जो भी सावधानियां हमें बताई गई हैं। उधर श्रीनगर में व्यापारियों के संक्रमित होने के बाद अब 3 दिन तक बाजार बंद का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब बंद को लेकर व्यापारियों में 2 धड़े हो गए हैं। पहले दिन सभी तरह की दुकानें बंद रही, जबकि दूसरे दिन यानी कि आज कई दुकानें खुली हैं और कुछ दुकानें आज भी बंद हैं। अब व्यापारी एक दूसरे पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि इस मामले में राजनीति हो रही, जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर व्यापारी संक्रमित है तो किसी को भी खतरा हो सकता है। उधर टनकपुर में प्रशासन ने व्यापारियों की सैंपलिंग कराने की अपील की है, जिसके विरोध में व्यापारियों ने बाजार ही बंद कर दिया। व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन जबरदस्ती सैंपलिंग करा रहा है और बगैर वजह लोगों को परेशान कर रहा है। तो जो प्रदर्शन हुआ व्यापारियों का, इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया। तो व्यापारियों को भी ये समझना होगा कि अगर कोरोना किसी को एक को भी होता है तो बाजार में बहुत तेजी से फैलेगा, व्यापारियों से ग्राहकों में। तो ऐसे में फिलहाल विरोध प्रदर्शन यहाँ हो रहा है। कुमाऊं कमिश्नर ने आज नैनीताल शहर का निरीक्षण किया। एडीबी के कामकाज की गुणवत्ता को जांचा, परखा और निर्देश दिए कि काम में तेजी लाई जाए। इस दौरान कमिश्नर कुमाऊं अरविंद सिंह ह्यांकी ने कहा कि सितंबर तक सभी कार्यों को पूरा करना है। साथ ही पहाड़ की शैली और लोक संस्कृति की झलक भी पर्यटकों को निर्माण कार्य में दिखनी चाहिए। चमोली की उर्गम घाटी में हर साल आयोजित होने वाला सोनूल मेला इस बार भी पूरा हो गया, जिसमें नवमी से 4 दिन पहले मां नंदा को कैलाश के मायके बुलाने की परंपरा होती है। तो फिर 2 दिन गांव में घंटाकर्ण और भूमियाल देवता के मंदिर में मां नंदा की पूजा की जाती है और मायके से आई बेटी का विशेष ध्यान रखा जाता है, जैसे कि अमूमन होता है। इसके बाद मां नंदा को उनके ससुराल यानी कि कैलाश के लिए विदा किया जाता है। इस पूरे पर्व में उर्गम घाटी के लोग मौजूद रहते हैं और एक बड़ा भावुक और उत्सव सा माहौल होता है। तो अगले साल मां के फिर दर्शन की कामना के साथ पहाड़ की बेटी को कैलाश उनके ससुराल के लिए विदा किया जाता है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी।